जय हिंद साथियों, मैं धीरज पाल आप सभी का एक बार फिर से द ब्रिलियंट्स एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 को विधिवत ढंग से पढ़ेंगे। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक के दिए गए सभी प्रावधानों को अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा के एग्जाम में यदि यहाँ से प्रश्न आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। देखिए, इस भाग से स्टेट पीसीएस के एग्जामों में प्रश्न आए हैं, तो जो जो प्रश्न आया है मैं आपको वहाँ पे बताता रहूँगा कि किस परीक्षा में कौन सा सवाल मिला हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं भाग 1। देखिए, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। उन 22 भागों में से पहले भाग को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो भाग 1 का पहला अनुच्छेद जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है। देखिए, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। देखिए, भारत राज्यों का संघ है ना। भारत राज्यों का संघ अर्थात भारत में कई राज्य हैं मिल करके संघ बनाए हैं, जो एक देश बना है उसे भारत कहा गया है। वर्तमान में भारत में राज्य जो हैं वो कितने हैं, तो जो राज्य हैं वो 28 है, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए यूटी तो वो 8 है ना, 8 है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न क्या यूपीएससी में आया है। यूपीएससी में जो प्रश्न आया है वो इस तरीके से है कि भारत राज्यों का खाली स्थान है ना है। अब वहाँ पर संघ तो ऑप्शन में था, लेकिन फिर भी एक जो चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, उसको सही किया था। अब आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन दो मीनिंग होता है संघ का, ठीक है। एक यूनियन होता है संघ का मीनिंग, याद रखिएगा, यूनियन माने भी संघ होता है ना। और एक होता है संघ का मीनिंग फेडरल, ठीक है। तो ये दोनों मीनिंग संघ के हैं, दोनों के दोनों मीनिंग जो है वो संघ के हैं। अब जो है, जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था भारत राज्यों का फिर खाली स्थान था और है, तो उसमें संघ तो ऑप्शन में था, लेकिन जैसे ही उस क्वेश्चन को इंग्लिश में किया गया तो संघ को फेडरल दिखाया, है ना, यानी कि वो फेडरल वाला संघ लिखा था। और हमारा जो देश है वह यूनियन वाला संघ है, यूनियन। अब यूनियन और फेडरल में अंतर क्या है, तो आइए इन्हें समझते हैं। देखिए, फेडरल उसे कहते हैं जब कई छोटे छोटे राष्ट्र मिल करके एक देश का निर्माण करते हैं। कई छोटे छोटे राष्ट्र मिल करके एक देश का निर्माण करेंगे और कुछ शक्तियां अपने देश को दे देंगे, जैसे अमेरिका, यूएसए में आपको पता है कि लगभग 50 देश मिल करके यूएसए को बनाए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। तो अमेरिका जो है वो स्टेट का फेडरल है, अमेरिका स्टेट का फेडरल है, लेकिन अपना देश भारत जो है यूनियन है, ठीक है ना, यूनियन, ध्यान रखिएगा। अब यूनियन इसलिए बनाया गया है क्योंकि फेडरल जो होता है वहाँ पे जितने भी देश होते हैं उनका अलग झंडा होता है, ठीक है ना, अलग झंडा होता है, अलग संविधान होता है, अलग उनका रूल होता है। कुछ शक्तियाँ खुद के देश के पास और कुछ जो उनका मुख्य देश है जो जैसे अमेरिका, उनके पास होता है। तो इस तरीके से बटा हुआ रहता है। और फेडरल में स्टेट जो होते हैं वो बाहर भी निकल सकते हैं अपने बड़े वाले देश से, जबकि यूनियन में एक बार जो शामिल हो गया वहाँ से निकलना बहुत कठिन होता है। इसलिए भारत को यूनियन बनाया गया है, राज्यों का यूनियन, ताकि यहाँ से कोई निकल ना पाए। क्यों ना निकल ना पाए, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है ना, भारत आपको पता है कि ये एक भारत का नक्शा ही आप समझ लें। पंजाब के लोग, उनका पहनावा अलग है, वहीं दक्षिण भारत के लोगों को लुंगी का पहनावा है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पे राजस्थान में पगड़ी, तो पंजाब में आप जानते हैं वहाँ भी अलग रहन सहन है। यहाँ पे 7 सिस्टर वाले अलग ही रहन सहन है। तो इन लोगों का बोल चाल रहन सहन सब अलग है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता था कि ये अलग हो सकते थे, इसलिए संविधान निर्माताओं ने भारत को राज्यों का संघ बनाया, यूनियन ऑफ स्टेट बनाया, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, भारत राज्यों का संघ है अर्थात यूनियन है। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछे भारत राज्यों का क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को इंग्लिश में कीजिएगा, और अगर फेडरल रहेगा तो उस हिसाब से सोचिएगा। अपना देश फेडरल नहीं है, अपना देश जो है वो यूनियन है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा अनुच्छेद 1। अब आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 देखिए क्या है। अनुच्छेद 2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसद जो है ना, अनुच्छेद 2, संसद राष्ट्रपति को पहले ही सूचना देकर किसी भी विदेशी राष्ट्र को भारत में मिला सकता है, किसी विदेशी राष्ट्र को भारत में मिला सकता है। अब इसका एग्जाम्पल है सिक्किम। आपको पता है कि सिक्किम जो है वो एक अलग देश था। सिक्किम जो है यहाँ पर था वो अलग राष्ट्र था, ठीक है ना, अलग वो देश था।
जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो सिक्किम को भी डर होने लगा था कि चाइना अब हम मेरे पे भी कब्जा कर लेगा। और चाइना इतना उस समय खुखार था कि तिब्बत के लोगों को, अगर परिवार में 4 लोग 5 लोग हैं तो सबको इधर उधर भेज दिया था अपने देशों में। तो तिब्बत के लोग रह ही नहीं गए थे, तो तिब्बत को आज़ाद करने का कभी मांग ही नहीं उठता था। वही सेम चीज़ सिक्किम पर भी अपनाने वाला था। तो सिक्किम ने भारत से बात किया और बोला मैं आपके देश में शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन आप क्या चाइना की तरह चालबाजी तो नहीं करेंगे। तो यह सोच करके यहाँ के प्रधानमंत्री उस समय के, है ना, बोले कि ऐसा है, आपको हम मौका देते हैं, आप पहले हमारे देश का एक सहराज्य बनिए, है ना, सहराज्य बनिए, आप देख लीजिए हमारा देश आपके साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, उसके बाद आपकी इच्छा के अनुसार आप हमारा राज्य बन जाइएगा। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ और इसमें सिक्किम को अपने देश का सहराज्य बनाया गया। ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जामों में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। सिक्किम को सहराज्य बनाया गया कब? 1974 में, 35वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। इसी संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। अनुच्छेद 2A की आवश्यकता पड़ी। अनुच्छेद 2 कहता है कि किसी भी राष्ट्र को मिला सकता है संसद, और अनुच्छेद 2A कहता है कि सहराज्य बना सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी अनुच्छेद 2A किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान संशोधन 1974, 35वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब देखिए 36वें संविधान संशोधन, ठीक 1 साल बाद 1975 सिक्किम को अपने देश का पूर्ण राज्य बना दिया गया, 22वां राज्य बना दिया गया। सिक्किम को भी भरोसा हो गया कि भारत देश सबसे अच्छा है और यहाँ का राज्य बनने में कोई गलती नहीं होगी हम लोगों से, तो हमारी जनता सेफ है। इन लोगों ने विलय कर लिया और सिक्किम 22वां राज्य बना अपने देश का। तो याद रखिएगा, इसका डेट आ चुका है एनटीपीसी के एग्जाम में। सिक्किम कब भारत का राज्य बना? तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बना। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट बातें याद रखिए, नोट। देखिए, संसद जो है यह कार्य अर्थात किसी विदेशी राष्ट्र को मिलाने के लिए, पता है, सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत अपने में पेश कर दे संसद में तो यहाँ से पास हो जाता है। अर्थात इसको 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, इसको सिर्फ 1/2 बहुमत चाहिए और संसद इसको पास करा ले जाएगी। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि साधारण बहुमत से क्या क्या पारित होते हैं। तो साधारण बहुमत से आज आप नोट कर लें कि किसी भी विदेशी राष्ट्र को मिलाना साधारण बहुमत से ही होता है, ठीक है, साधारण बहुमत से। और इसके साथ ही साथ अब यह भी याद रखिए, इस विधेयक के लिए, इस संशोधन के लिए आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति के सिग्नेचर की ही आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा पावर दिया गया है संसद को, राष्ट्रपति के सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। तो यह भी प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किस अनुच्छेद के लिए? तो अनुच्छेद 2 के लिए, ठीक है दोस्तों, ये दिमाग में रखिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर अब भारत के किसी भी राज्य का नाम तथा सीमा को बदल सकता है। तो देखिए संविधान वाले कितना चालाक थे, उन्होंने सबसे पहले कहा कि किसी विदेशी राष्ट्र को भारत में मिला लो, और जब मिल जाएगा ना भाई, जब मिल जाएगा तब उसमें तोड़ फोड़ करो, राज्य का नाम बदल दो, सीमा बदल दो, है ना। सिक्किम का नाम बदल के आप सीताराम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो राज्य का नाम बदल दो, सीमा बदल दो, ये सब तमाम चीज़ें कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। तो अनुच्छेद 3 देखिए, यह भी कह रहा है राष्ट्रपति को सिर्फ पूर्व सूचना देकर। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 3 भी साधारण बहुमत से होता है, ठीक है, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब होता है 1/2 बहुमत, बस, है ना, 1/2 बहुमत। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा, सिर्फ 1/2 बहुमत से, 1/2 बहुमत से आप पारित कराते ले चल जाइए और आपका बिल पारित हो जाएगा और आप उस राष्ट्र को या उस सीमा को बदल सकते हैं, उस क्षेत्र के नाम को बदल सकते हैं, उस राज्य के नाम को बदल सकते हैं। ऐसा हुआ है, आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ जो है इसको अलग किया गया था मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था मध्य प्रदेश से 1 नवंबर सन 2000 को। इसी तरह उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से, ठीक है ना, 9 नवंबर सन 2000 को। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से। इसी तरीके से झारखंड अलग हुआ था बिहार से, 15 नवंबर सन 2000 को। आपने देखा होगा कि पहले उड़ीसा का नाम उत्कल था, फिर ओडिशा हुआ, उड़ीसा हुआ, ऐसे ही बहुत सारे राज्य, जैसे मद्रास से आंध्र प्रदेश अलग हुआ, फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना सन 2014 में अलग हुआ। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब देखिए एनटीपीसी में प्रश्न आया है, सबसे नवीनतम राज्य कौन है? तो 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होके। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, 2014 में सबसे नवीनतम राज्य पूछता है, सबसे नवीनतम राज्य तो तेलंगाना है, सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना है।
जो 2014 में अलग हुआ था, ठीक है ना। 2014 में मोदी की कैबिनेट ने इसे अलग किया था, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ प्रश्न पूछता है सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन है, सबसे नवीनतम, तो यहीं से रिलेटेड है। पहले देखिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक राज्य था, तो तेलंगाना में हाई कोर्ट था इन दोनों के लिए। लेकिन जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गया, तो आंध्र प्रदेश अपना नया हाई कोर्ट स्थापित किया। तो सबसे नवीनतम हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का है। ये भी प्रश्न एनटीपीसी में आया हुआ है, दोनों का दोनों प्रश्न एनटीपीसी में आया है, तो दोनों प्रश्नों को आप ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। तो संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दिए ही किसी भी राज्य का नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। साधारण बहुमत से ये परिवर्तन होता है, इसके लिए भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, इसका आप ख्याल रखेंगे। 2014 में तेलंगाना टूटकर अलग राज्य बना था, यह प्रश्न पूछता है, एकदम नवीनतम राज्य है। और नवीनतम अगर हाईकोर्ट की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसका ख्याल रखेंगे। इसी तरह देखिए, उत्तर प्रदेश अगर यूपीएससी का एग्जाम है तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा था, तो उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था 1924 में, है ना, 24 जनवरी 1924 को यूनाइटेड प्रोविजन से नाम बना है उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अब अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है भाई? अनुच्छेद 4 यही बात कह रहा है जो मैंने आपको इसके पहले बताया। कहा इन्होंने कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 द्वारा किया गया संशोधन जो है अनुच्छेद 368 से बाहर रखा जाएगा, अर्थात इस संशोधन के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता है ही नहीं। अनुच्छेद 368 कहता है कि किसी भी रूल में या किसी भी जगह या किसी भी नाम को बदलने के लिए जो भी संशोधन होगा या फिर जो भी संविधान में संशोधन होगा, अनुच्छेद 368 कहता है कि जिस भी संविधान में संशोधन होगा उसके लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 को इस अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया, ठीक है ना दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। अनुच्छेद 4 कभी कभी आपसे पूछ जाता है। तो ये रहा आप सभी का अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 जो भाग 1 के अंतर्गत आता है। अब अगले वीडियो में मैं आप सभी को यह बताऊंगा कि भारतीय राज्य किस तरीके से टूटे, किसका नाम कैसे बदला गया, जैसे पंजाब का पहले नाम पेप्सू था, यह टूटा, भाषाई आधार पर किस तरह से गठित हुआ पहला राज्य आंध्र प्रदेश, यह सब आपको मैं समझाऊंगा और यहाँ से प्रश्न आता है। तो यहाँ से याद रखने वाली बातें कितनी हैं, भाग 1 से याद रखिएगा भाई कि भाग 1 भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन है पहला। और दूसरा याद रखना जो भाग 1 अनुच्छेद 1 जो कहता है भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। और अनुच्छेद 2 जो कहता है वो एक साधारण बहुमत से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, जब किसी बाहरी राष्ट्र को मिला लिया जाता है। अनुच्छेद 3 कहता है उसके नाम और सीमा में परिवर्तन किया जाता है, ये भी साधारण बहुमत से होता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि इसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये रहा अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 भाग 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक जगह नोट करते चलिएगा। मैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की एक सीरीज यहाँ से लेके चल रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई को और अग्रिम योजना दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।